हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस मेजर थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने वाला हूं। और डी यू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है और आपको फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी और मोस्टली क्वेश्चन हो सकता है आपके यहीं से आए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्रीफली डिस्कस द ओरिजिन एंड इवेल्युएशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से आता है? तो देखो, इसकी काफी रिच और डाइवर्स हिस्ट्री है। आप देखोगे तो कई सेंचुरीज पीछे आपको जाना पड़ेगा और इसके जो ओरिजिन्स हैं वो एंशियंट ग्रीस में हमें मिलते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे एथेंस के, आप अगर देखोगे बहुत पीछे 5th सेंचुरी बीसी का टाइम, काफी पुराना टाइम है, वहां पे हमें डेमोक्रेसी वर्ड सुनने को मिला था। और ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है, ये ग्रीक वर्ड डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल और क्रेटोस जिसका मतलब होता है रूल से मिलकर बना है, यानी कि लोगों का रूल। ठीक है, जब लोग खुद वोट डालते हैं और खुद वो अपने पे रूल करते हैं तो वो डेमोक्रेसी कहलाता है। आपको इसकी मीनिंग पता होगी। ये वर्ड जो है डेमोक्रेसी, ये यहीं से आया है, ग्रीक वर्ड से ही आया है। और एथेंस, जो कि आप मान के चलो 5th सेंचुरी बीसी के टाइम का एक सिटी स्टेट है, और उसमें क्या था, जो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व एज अ रिस्पॉन्स टू द रूल ऑफ टायरेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि क्लेस्थीन्स, जिनको कभी कभी फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे थे 508 बीसी में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, वो दिखने लगा था। यानी कि इन्होंने ही रिफॉर्म करे थे पॉलिटिकली, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया था पॉलिटिकल सिस्टम में। और इनको फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी कहा जाता है, नाम याद रखना, क्लेस्थीन्स, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये जो रिफॉर्म्स थे, इसमें क्या क्या था? एक तो सबसे पहले इन्होंने काउंसिल बनाई 500 सिटीजन्स की, और ये 500 सिटीजन्स एक काउंसिल में रहकर डिसीजन मेकिंग का काम करते थे, ठीक है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्लेशिया, एक्लेशिया भी बनाया इन्होंने, जो एक असेंबली होती थी जहां मेल सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते थे डिबेट्स में और लॉज वगैरह बनाए जाते थे। यानी कि डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग यहां से होती है। और हाउएवर इट इज एसेंशियल टू नोट दैट एथेनियन डेमोक्रेसी वाज नॉट ऑल एनकम्पसिंग, यानी कि ये एथेनियन जो डेमोक्रेसी है, जो आज से बहुत पुरानी है, इसके अंदर सभी लोग शामिल नहीं थे। इसमें विमेन को बाहर रखा गया था, स्लेव्स को बाहर रखा गया था, और जो नॉन सिटीजन्स होते थे, जो उस जगह पर नहीं रहते थे, उनको बाहर रखा गया था। क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इटसेल्फ वाज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फ्री एंड एडल्ट मेल्स, क्योंकि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कुछ ही ग्रुप को दी गई थी, और कुछ एडल्ट मेल्स जो थे 18 से ऊपर या 20 साल से ऊपर वाले मेल, ओनली मेल्स को ये राइट था, पहले वीमेन को राइट नहीं था। ये जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, इसमें बहुत सारी इसके इंटरप्रिटेशंस ऐड होती गई, बहुत मतलब हिस्टोरिकल पीरियड्स आए जहां बहुत सारी चेंजेस भी हुए। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, द रोमन रिपब्लिक, जो रोमन रिपब्लिक था, वाइल नॉट अ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न सेंस, आज की डेट में तो आप नहीं कहोगे कि वो डेमोक्रेसी में मतलब चला रहे थे अपना वो किंगडम, बट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस। बट कुछ कुछ उनकी चीजें ऐसी थी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस को दिखाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है, during the Middle Ages, various European societies experimented with communal decision making process in town meetings। ये देखा गया है कि जो मिडल एज का टाइम था, उसमें बहुत बारी क्या होता था, सोसाइटीज जो है वो एक कम्युनिटी, जब ये सारे एक साथ बैठते थे तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलता था, टाउन्स में मीटिंग होती थी। तो ये काइंड ऑफ डेमोक्रेसी ही है, लेकिन आज मॉडर्न सेंस में तो हम इसे नहीं मानेंगे, बट ये है। इसके बाद एनलाइटनमेंट पीरियड आता है 17th और 18th सेंचुरी का। इसमें थोड़ी सी मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट्स डेवलप हुए। जैसे कुछ थिंकर्स हुए, जॉन लॉक, जीन जैक्स रिसो, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कुछ ऐसी डेमोक्रेसी की नई नई इंटरप्रिटेशंस दी। इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स की बातें करी, इन्होंने पावर के सेपरेशन की बातें करी, कि एक ही मतलब इंसान के पास सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए पावर सारी, ठीक है। इन्होंने डेमोक्रेसी को एक नया एक मोड़ दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, द लेट 18th सेंचुरी, जब लेट 18th सेंचुरी का टाइम आता है,
सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहला मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। पूरे दुनिया भर में सबसे पहला जो है वो एक देश बना जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। सो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टिकुलरली विद द बिल ऑफ राइट्स जिसको कहा जाता है, बिकेम अ मॉडल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक मॉडल बना और कई लोगों को लिबर्टीज दी गई और बहुत सारे राइट्स दिए गए लोगों को। सो मॉडर्न टाइम में देखोगे तो अमेरिका का नाम लिया जाता है। फिर 19th और 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का आइडिया और इवॉल्व होता रहा और बहुत सारे सफरेज मूवमेंट्स चले। सफरेज मूवमेंट का मतलब होता है औरतों के लिए वोट डालने के राइट की डिमांड करने के लिए मूवमेंट चलाना। तो यहाँ पे माइनॉरिटी और वुमेन के लिए राइट्स जो थे उनके लिए आवाज उठाई गई। ये स्ट्रगल चलता रहा डेमोक्रेसी का लगातार, हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत सारे हुए, धीरे धीरे वोटिंग राइट्स सभी को मिलने लगे और स्लेवरी खत्म हो गई। भाई स्लेव्स को पहले बहुत मतलब दूर रखा जाता था राइट्स वगैरह से, और ये डीकोलोनाइजेशन खत्म हो गया। यानी कि जो बड़े बड़े जो ये मतलब पावर्स थी, किंगडम थे, यूके, यूरोपियन पावर्स जिन्होंने मतलब अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती गई और डेमोक्रेसी और ज्यादा इवॉल्व होती रही। तो आज जो हम डेमोक्रेसी को देखते हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिकल पूरी प्रैक्टिस से होकर गुजरा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं, इवॉल्व हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखते हो कि मतलब आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, हम माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम विमेन के राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसके बहुत सारे हिस्टोरिकल अपने एक्सपीरियंस रहे हैं डेमोक्रेसी के, और बहुत सारे आज की डेट में भी चैलेंजेस भी हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व हुआ है, पहले कैसा था, मिडल एजेस में कैसा था, मॉडर्न में कैसा है। ठीक है, ये मैं आपको हिंट देता हूँ आंसर की, आप इसी को एक्सप्लेन करके लिखते हो आगे। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखो एंशियंट और मॉडर्न नोशन है जो डेमोक्रेसी के, उसमें कोर आइडिया तो सेम है कि भाई गवर्नेंस तो लोगों की होगी, बट थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और थोड़ा सिटीजन की पार्टनरशिप मतलब पार्टिसिपेशन में डिफरेंस है। कैसे? एंशियंट डेमोक्रेसी में जो हमने पीछे पढ़ा एथेंस में, रोम में, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, वेयर सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग, जहां लोग खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जाके। ठीक है, वो खुद ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हाउएवर ये जो डेफिनेशन है सिटीजन की वॉज ऑफन लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी पीछे मैंने बताया है विमेन स्लेव्स को, नॉन सिटीजन को बाहर रखा जाता था। सो एंशियंट डेमोक्रेसी का स्केल काफी छोटा था, बहुत कम लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन और इन कंट्रास्ट अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसीज को देखोगे ये थोड़ी रिप्रेजेंटेटिव है, जहां पर सिटीजन्स अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, नेताओं को, ना कि वो खुद जाके लोकसभा में बैठते हैं लोग। आपने देखा होगा हम नेता को वोट डालते हैं, हम खुद थोड़ी ना पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। सो ये डिफरेंस है। कोर तो इसमें वही है कि मतलब जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, और ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसका स्केल बहुत बड़ा है, लार्जर पॉपुलेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करती है, विमेन को राइट देती है वोट डालने का। और एडिशनली अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी जब से आई है सो मॉडर्न डेमोक्रेसी और ज़्यादा अच्छी हो गई है। जैसे अब ऑनलाइन वोटिंग भी होती है, डिजिटल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन होती है ईवीएम का भी यूज़ होने लगा है अब तो वोटिंग वगैरह के लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं। और लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो यही रहा है कि लोग जो है ना वो कोर में रहें, यानी कि लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करें, कोई मोनार्क ना हो। मेनली यही एक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या है पहले ये देख लो। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में इंक्लूसिविटी होती है, जैसे हर किसी को इनवाइट किया जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एम ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हों। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स, ये क्या है, ये कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है जहां पर आप बैठकर देखोगे और आपका नेता चुनाव लड़ेगा। यहाँ पीपल लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ना कि रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वो वहां पे वोट डालते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रीली आपको मिलती है, सभी लोगों के लिए वो चीज़ें होती हैं, सभी को डिसीजन जो भी होते हैं इन्फॉर्म किए जाते हैं।
कम्युनिटी इंगेजमेंट, देखो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। डेलिबरेशन, ये सिर्फ वोटिंग के बारे में नहीं बताता, इट्स अबाउट डिस्कशिंग, आप डिस्कशन करते हो, आप अलग अलग इश्यूज के ऊपर अपनी बातें रखते हो, अपने थॉट्स रखते हो, दूसरों की सुनते हो, कलेक्टिव एक डिसीजन लिया जाता है। एम्पावरमेंट, ये बात करता है, इट्स अबाउट गिविंग पावर बैक टू द पीपल, ठीक है, लोगों को पावर मिले खुद डिसीजन मेकिंग की। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है उसमें ये है कि डायरेक्टली आप ऐसे डिसीजन जो भी लेते हो आपकी आपके जीवन के ऊपर उसके असर पड़ सकते हैं, क्योंकि आप पता है आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उसके ऊपर आप डिसीजन लोगे वहां जाके। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ये जो प्रोसेस है, ये अगर आप देखोगे वेदर इट्स एट अ लोकल कम्युनिटी लेवल और अ लार्जर स्केल, पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी कैन टेक वेरियस फॉर्म टू सूट डिफरेंट नीड्स, यानी कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है और नीड्स के अकॉर्डिंग ये हमेशा खरी उतरती है। यहीं पे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हो, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही यही होता है नेता। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए, आप खुद तो नहीं जाते लोकसभा राज्यसभा में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सिटीजन होते हैं वो वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और रिप्रेजेंटेटिव लोकल हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे आप नेता भी आप देखते हो होते हैं। पीरियोडिक इलेक्शंस, इलेक्शंस जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, इंडिया की बात करें तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और नया नेता आता है, नई गवर्नमेंट आती है। रूल ऑफ लॉ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये है कि रूल ऑफ लॉ पे काम करती है, यानी कि वेयर जो कानून है वो इक्वली अप्लाई होता है सभी सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वाले में क्या होता है, पावर सेपरेट होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो है अगर कोई उन कानून को तोड़ता है तो उसके लिए वो सजा सुनाता है। और ये इस तरीके से पावर सेपरेशन होता है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और आपको एक ऑप्शन मिलते हैं वो बाकी कहीं किसी में नहीं मिलते। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अब इसमें इलेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी निष्पक्ष होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं, सिटीजन्स जो हैं वो बिना किसी से मैनिपुलेट हुए अपने जो डिसीजन ले पाते हैं, इलेक्ट कर पाते हैं अपनी चॉइस के लोगों को। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जो भी इलेक्ट होता है नेता वो अकाउंटेबल होता है लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, जहां से वो लड़ता है चुनाव वहां के लोगों के लिए उसको जवाबदेह बनना पड़ता है। यानी कि अगर लोगों को लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहा नेता, तो अगले इलेक्शन में लोग उसको हटा भी सकते हैं, नेता चेंज कर दो भाई। सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये क्या होता है, सिटीजन्स जो होते हैं यहाँ पे इलेक्टेड मतलब रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि थोड़ा सिटीजन पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, जैसे वोटिंग ज़्यादा हो रही है, लोग सिटीजन जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग शामिल रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डिस्कस वेरियस ट्रेजेक्टरीज बिटवीन मीडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो देखो जो रिलेशनशिप है बिटवीन मीडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी बातें आती हैं। एक तरफ अगर आप देखो मीडिया काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके पब्लिक ओपिनियन के लिए, यानी कि लोगों की क्या मांग है, या फिर ऑन द अदर हैंड बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, मीडिया कई बार बायस हो जाता है, सेंसेशनलिज्म, मीडिया आपके इमोशन से खेलता है, मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया दे देता है बहुत बारी। तो इंडिया में अगर बात करें मीडिया का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी डाइवर्स है, अलग अलग लैंग्वेज के मीडिया हाउसेस होते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया होता है जो एक पुराना मीडिया का आप कह सकते हो वो है सोर्स, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, और इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया हमारा आ रहा है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव भी बन जाते हैं, न्यूज़ आप जो पढ़ते हो वो अलग दिखती है, आप जो सुन रहे हो टीवी में वो कभी कभार अलग होता है। मीडिया आपको एम्पावर भी कर सकता है अच्छी इन्फॉर्मेशन देके, आपकी एक डिबेट अच्छी करवा सकता है और एक वॉचडॉग की तरह काम कर सकता है, ध्यान रख सकता है नेताओं के ऊपर। बट कुछ बातें ऐसी होती हैं इंस्टेंस के लिए जहाँ मीडिया जो होते हैं ना वो कभी कभी किसी पार्टी के लिए ही बात करते हैं और ऐसा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि मतलब एक ही पार्टी के लिए बातें करते रहते हैं। तो जैसे कुछ सोशल मीडिया आज की डेट में मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर है,
जिसको आज एक्स कहा जाता है, ये यहाँ पे लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, नेताओं को टैग करते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें हो रही है। सो मीडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट बहुत चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी फेक न्यूज़ फैल जाती है सोशल मीडिया पे, तो जिससे दिक्कत हो सकती है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में होता क्या है, अ वेल इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट इज एसेंशियल। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिले। तो मीडिया का जो रोल होता है वो ये होता है कि आप जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो। एक बैलेंस बना रहना चाहिए मीडिया की फ्रीडम के बीच में, और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मतलब आप रिस्पॉन्सिबली मतलब पेश आओ। अल्टीमेटली ये जो ट्रेजेक्ट्री है बिटवीन मीडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये डिपेंड करती है कि कैसे ये चैलेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ओपन डायलॉग्स, मीडिया लिटरेसी इनिशिएटिव्स एंड एथिकल जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थियर रिलेशनशिप। अगर आप खुल के बात करोगे, लोग जो हैं अच्छे इनिशिएटिव लेंगे न्यूज़ वाले, और जर्नलिज्म थोड़ा एथिकल होगा, अच्छा होगा, तो ये रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा मीडिया का डेमोक्रेसी के साथ। वरना तो भाई सब कुछ उल्टा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर आपको पता है हम अनेकता में एकता वाला देश है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत सारे कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज के लोग एक ही देश में रहते हैं। और यही एक ताना बाना है कल्चरल प्लूरलिज्म। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, आर्ट फॉर्म है, रिचुअल्स हैं, कलरफुल फेस्टिवल्स हैं सभी के, होली है, दिवाली है, अलग अलग डांस करते हैं हर लोग, हर तरीके के कल्चर के, भरतनाट्यम है, कथक है, ठीक है। रिलीजियस हार्मनी है, इंडिया में मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। ये सब होने के बावजूद भी इंडिया में लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, मतलब एक ही देश में रह रहे हैं एक छत के नीचे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इंडिया आप समझ के चलो, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, पंजाबी, ये बहुत सारी लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। और मतलब बहुत सारी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, तो ये डाइवर्सिटी है। हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री, तो इंडिया की हिस्ट्री जो है ना, वो आप देखोगे अलग अलग डायनेस्टीज रही हैं हमारे यहाँ पे, अलग अलग एम्पायर्स हुए हैं इंडिया में, अलग अलग सिविलाइजेशंस हुई हैं। तो हमारा जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, हमने अलग अलग चीज़ों से मतलब चीज़ों को समझा है। हमारी आर्किटेक्चरल चीज़ें या हमारे आर्टिस्टिक स्टाइल्स वो समय के साथ साथ डाइवर्स होते गए। तो सोशल मोज़ेक, सोशल स्ट्रक्चर आप देखोगे इंडिया का, सो अलग अलग कम्युनिटी, कास्ट, एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, इतने डिफरेंस होने के बाद भी लोग एक होकर रहते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो इंडिया का, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है आज के डेट में। हर तरीके के बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं आकर। नेशनल इंटीग्रेशन, और रीजनल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस होने की बाद भी आज लोग जब अपने आप को इंडियन कहते हैं, सो वो एक तरीके से जुड़ जाते हैं सभी लोग, ठीक है। और जो हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल, इवेंट्स होते हैं, आपको देखकर एक अंदर से फीलिंग आती होगी इंडियन वाली, तो वही चीज़ है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इंडिया जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती हैं, टेक्नोलॉजी का सेक्टर इंडिया का ग्रो कर रहा है। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी से भी हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है और ज़्यादा। What is diversity and how is it difference how is it significant in democratic framework? तो देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ वैरायटी ऑफ, मतलब लोग अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग सोसाइटी के लोग रहते हो, अलग अलग रेस के लोग रहते हो, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हो, अलग अलग जेंडर के लोग हों, अलग अलग एज के लोग हों, हर किसी का अलग स्टेटस हो, अलग अलग रिलीजन के लोग हों। तो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। फर्स्टली, डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करती है कि सोसाइटी कितनी रिच और कॉम्प्लेक्स है। ए डाइवर्स पॉपुलेशन ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एक जब डाइवर्स पॉपुलेशन में आप देखोगे, सो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होते हैं, आइडियाज़ अलग होते हैं, जिससे एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पर डिसीजंस जो है वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं, तो अलग अलग डाइवर्सिटी होगी, सो ब्रॉडर आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी जिनके ऊपर आप बात कर पाओगे। फिर है सेकेंडली, डाइवर्सिटी जो है उससे
सोशली कोहेजन और इंक्लूसिविटी बढ़ती है, आप भाईचारा बढ़ता है, आप सोसाइटी में एक होकर रहते हो, अगर डाइवर्स हो, अलग अलग कल्चर्स को आप जानना चाहोगे। व्हेन इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स फील दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड एंड देयर आइडेंटिटीज आर रिस्पेक्टेड, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिटी। जब किसी बैकग्राउंड के बंदे को लगता है कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है, सरकार सुन रही है, उसकी उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, सो उसको भी लगता है हाँ भाई इस देश में मैं भी हूँ। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, जहाँ हर तबके के लोग, हर वैरायटी के लोग जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में इंगेज रहें। और लास्टली अगर मैं आपको बताऊं, डाइवर्सिटी जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और मतलब आप ये मान के चलो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मेनली गोल यही होता है टू प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप। डेमोक्रेसी का यही तो मतलब है ना कि किसी एक ग्रुप के पास सारी पावर ना हो, ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। तो जब एक सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स होंगे, डाइवर्सिटी होगी, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी कभी भी। तो दैट्स वाई डेमोक्रेसी के अंदर डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इससे किसी एक ग्रुप के पास ज़्यादा पावर नहीं आती। तो इसके बाद है एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स पार्टिसिपेटरी नेचर। देखो, डेलिबरेटरी डेमोक्रेसी क्या है? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो एम्फेसाइज करती है डेलिब्रेशन के ऊपर, बातचीत के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर और आर्ग्यूमेंटेशन के ऊपर, डिस्कशन प्रोसेस के ऊपर। सो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, the focus is not just on the aggregation of individual preferences through voting but on the quality of the deliberative process। क्वालिटी अच्छी हो, बेफजूल की बहस ना हो, इन्फॉर्म्ड डेलिब्रेशन। देखो, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो आते हैं, वो अच्छे से इन्फॉर्म होते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसके लिए क्या होता है? दिस रिक्वायर्स एक्सेस टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए, आप समझें बातों को, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझें। इंक्लूसिविलिटी, एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो होती है ना वो कई लोगों को साथ लेकर चलती है, अलग अलग लोग जुड़ते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस रखते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। इक्वालिटी, देखो पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो इक्वल समझे जाते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में, उनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस के बेसिस पर उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो इससे और अच्छी एक अप्रोच मिलती है डिसीजन मेकिंग को। पब्लिक रीजनिंग, ये क्या है? डिसीजंस जो होते हैं आर बेस्ड ऑन पब्लिक रीजनिंग रेदर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लोगों को देखते हुए लिए जाते हैं। सो पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई देयर पोजीशंस यूजिंग रीजंस। आपको रीजन देना होता है दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड। आपको बताना होता है कि आप मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। रेस्पेक्टफुल डायलॉग्स, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट दी जाती है। आप अपनी बात रख रहे हो तो दूसरों को सुनो, लिसनिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव डिबेट में पार्टिसिपेट करो, पर्सनल अटैक मत करो किसी के ऊपर। डिबेट अच्छी हो, हेल्दी डिबेट हो। रेफ्लेक्टिव चेंज, तो ये जो प्रोसेस है इज डिजाइन टू अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर इनिशियल ओपिनियंस। आप अपने ओपिनियंस रखते हो और आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, कुछ आर्ग्यूमेंट रखना चाहते हो, कुछ रिफ्लेक्टिव चेंज लाना चाहते हो, वो आप इसमें बता सकते हो। तो ये होता है इसके अंदर। फिर है फैसिलिटेशन। तो डेलिबरेटिव प्रोसेस जो होते हैं ऑफन इन्वॉल्व फैसिलिटेटर, इसमें फैसिलिटेटर्स भी होते हैं। वो इंश्योर दैट डिस्कशन स्टे फोकस, जो ध्यान देते हैं कि जो डिस्कशन चल रहा है वो फोकस्ड हो, आप मुद्दे से ना भटको, हर किसी को बोलने का मौका मिले और फेयर और ट्रांसपेरेंट डिस्कशन हो। एक्सेसिबिलिटी, एफर्ट किए जाते हैं कि डेलिबरेटिव प्रोसेस में सभी लोग इसको एक्सेस कर पाएँ, अलग अलग सिटीजन्स, हर तरीके के सिटीजन शामिल हों, लैंग्वेज, एजुकेशन और फिजिकल एक्सेसिबिलिटी का बैरियर हट जाए और हर तरीके के लोग इसमें डिसीजन मेकिंग में शामिल रहें। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज लाइक अ पॉलिटिकल पोर्टलक, यानी कि यू ब्रिंग योर आइडियाज, आप अपने आइडियाज रखते हो, मैं अपने आइडियाज रखूंगा, टुगेदर हम एक ऐसे डिसीजन तक जाएंगे जो सभी को सेटिस्फाई करता हो। तो पार्टिसिपेटरी नेचर बहुत ज़रूरी होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कास्टिंग अ वोट, ये सिर्फ वोट डालना नहीं है एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है, सो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी लोगों को इनवाइट करती है, आप इंगेज आओ, आपकी इंगेजमेंट बढ़े, आप डिस्कशन करो, अपने पर्सपेक्टिव्स को रखो और इसको आप ये समझो, थिंक ऑफ इट एज अ बिग इंक्लूसिव कन्वर्सेशन, एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन है जहाँ अलग अलग आवाज़ें रखी जाती हैं जिनको सुना भी जाता है। तो ये प्रोसेस मेनली यही होता है कि डिसीजन मेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यू पॉइंट्स को देखकर हो। और यही है इसके अंदर, बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, आप फीडबैक ज़रूर लिखना, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय